All right. So in the last class, Walaikum Assalam. So in the last class, what we talked about was enzymes, and we were talking about the factors affecting the rates of enzyme reaction. Walaikum Assalam. So now, जब हम लोग factors affecting the rate of enzyme reaction के बारे में बात कर रहे थे, so we started off with uh, the first factor that was concentration, right? Concentration of what? Concentration of the substrates. So now let's go over it once again so that we can actually understand the limiting factor wala part, which we did not do in the previous class. So when we talk about the concentration of substrates, हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई as we increase the substrate concentration, the rate of enzyme reaction also increases, right? Now, why is the rate of enzyme reaction increasing? Is because the more the substrate we're going to have, the more the collisions of the substrates with the enzymes are going to take place. The more the substrate binds onto the active side of the enzyme, the more products you get per unit time, right? लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जिसके बाद मैं जितना भी एंजाइम तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दूं, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता. व्हाट वाज द रीजन दैट वी गेव यू? वी टोल्ड यू कि भाई एक वक्त आएगा कि जितनी भी एक्टिव साइट्स होंगी ना वो सारी की सारी ऑक्यूपाई हो जाएंगी. मतलब इवन दो आई हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट्स, आई डोंट हैव इनफ एंजाइम्स फॉर दोज सबस्ट्रेट्स टू let's accumulate them. Some said कि हाँ सर, अगर हम लोग enzymes को बढ़ा देंगे तो हमारे पास rate of reaction बढ़ जाएगा. तो in this case, जो concentration of enzymes है, that actually becomes a what? That actually becomes a limiting factor. Now, reminding ourselves कि भाई limiting factor क्या होता है? कोई सा भी variable जिसकी वजह से rate of reaction नहीं बढ़े, which limits or which prevents the rate of reaction from increasing. That's what we call as the limiting factor. ठीक है? Limiting factor सिर्फ enzymes के अंदर इस्तेमाल नहीं होता. When you guys will be talking about reaction kinetics in chemistry, वहां भी limiting factor आएगा. हम लोग आगे rates of photosynthesis पढ़ेंगे, वहां भी वो limiting factor आएगा. As Laiba said traffic के अंदर भी अगर if you're driving a car and that car could go has a particular top speed, लेकिन अगर ट्रैफिक आपको रोक रहा है तो यू कैन नॉट रीच द टॉप स्पीड, सो दैट ट्रैफिक बिकम्स द लिमिटिंग फैक्टर. ठीक है? अब एक चीज याद रखिएगा, आई एम गोइंग टू मेक यू राइट डाउन अ पॉइंट हियर ताकि एक चीज छोटी सी क्लियर हो जाए. हमने कहा द वेरिएबल ऑन द कौन सा वाला एक्सेस ऑफ द ग्राफ, द एक्स एक्सेस remains a limiting factor or acts as a limiting factor until the slope after which other variables, दूसरे variables become the limiting factor. ठीक है? अब इसको समझिए. जब भी हम लोग लिमिटिंग फैक्टर के ग्राफ्स देखते हैं, हमारे पास दो चीजें बनती हैं. हमारे पास सबसे पहले बनेगा द स्लोप, राइट? सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन हियर. ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा स्लोप आ गया. स्लोप के बाद हमारे पास क्या आता है? प्लेटू आता है. सो दिस राइट हियर इज द व्हाट? प्लेटू. प्लेटू इज अ फ्लैट सरफेस. ठीक है? वो वेरिएबल वो वेरिएबल जो कि हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर होता है, दैट रिमेन्स एज अ लिमिटिंग फैक्टर. कब तक? जब तक स्लोप है, विच इज वेरी ट्रू. अब मुझे एक बात ही बताओ, इसको समझिएगा 2 मिनट के लिए. लेट्स हैव अ लुक एट दिस ग्राफ. जब मेरे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जीरो था, सबस्ट्रेट नहीं था, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तो जीरो था ना. हाँ, अगर मैंने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो क्या मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करा? So the rate of reaction right now is dependent on the substrate or our variable on the x-axis, right? मैंने substrate concentration और बढ़ाई और increase करी, rate और increase हो रहा है.
एट 4 मोल पर डीएम क्यूब मेरे पास ये रेट ऑफ रिएक्शन क्यों आ रहा है, इससे ज्यादा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मेरे पास अभी सबस्ट्रेट कम है। मैंने सबस्ट्रेट को और बढ़ा दिया, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ गया। लेकिन फ्रॉम 6 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ द सबस्ट्रेट बियॉन्ड इट टिल 12 से आगे, मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को 6 से 12 मोल पर डीएम क्यूब तक ले जाऊं, कि 12 से वापस 6 तक लेकर आ जाऊं, मेरे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। which tells me that from 6 mole per dm cube onwards, substrate concentration is no longer the limiting factor. आप substrate concentration जितना भी बढ़ा दें, सर आपके रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। ये वाली बात समझ में आ रही बच्चों? Are we all getting this? Good enough, good enough. ठीक है। हाँ, अगर सर आप 6 मोल पर डीएम क्यूब से पहले 0 या 0 से 6 तक लेके जाएं, मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए मुझे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। हेंस दिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज आवर लिमिटिंग फैक्टर ऑन द स्लोप। सर ये जो प्लेटू आ जाएगा ना जब हमारे पास, तो वो वाले वेरिएबल्स सब जो एंजाइम रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अलावा, which may be temperature, which may be pH, which may be the concentration of enzymes. हाँ कह सकते हैं मैप्साम, बट इट्स बेटर कि we don't say until the gradient is zero. It's better that we stick to slope and plateau, उससे confusion कम होगा मेरा बेटा। ठीक है। अब इसके हम लोग एक छोटी सी मिसाल लेते हैं which we will later erase। ठीक है, एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। Let's talk about rate of photosynthesis. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कुल मिला के 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से? नंबर 1 लाइट इंटेंसिटी, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन। ठीक है। अब मैंने क्या करा, आई वांटेड टू सी द इफेक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने बहुत सारे प्लांट्स लिए, उनके पास क्या क्या चीजें सेम रखी, टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन सब में सेम रखा। ठीक है। लेकिन मैं उनके अंदर क्या क्या चीजें चेंज करता रहा, लाइट इंटेंसिटी चेंज करता रहा। इन वॉट्स, ये मेरे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आ गया। इसको मैं समझाने के लिए ग्राफ बना रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मूविंग अहेड विद दिस। एक प्लांट को रखा मैंने 0 कैंडेला वॉट्स के ऊपर, एक को 1 वॉट के ऊपर, दूसरे को 2 पे। मैं वॉटेज इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, पावर, व्हाट इज अ यूनिट ऑफ पावर। ठीक है। अब मेरा ग्राफ भी वैसे ही आया इस तरीके से। ठीक है, मिनाइल जिसके मियाँ मेरे, मैं बता रहा हूँ मेरा बच्चा, पहले एक चीज समझ लो। मैंने कहा अब मेरे पास व्हाट इज द वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस, लाइट इंटेंसिटी, राइट। इसको थोड़ा अच्छा करके लिख लेते नीचे ताकि समझ में भी आ जाए। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी मेरा लिमिटिंग फैक्टर कब तक है? फ्रॉम 0 वॉट्स अप टिल कितना वॉट्स? 5 वॉट्स। वॉट का जो यूनिट होता है, लाइट इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है ना बेटे, वो वॉट होता है। जितने वॉटेज का बल्ब, जितना हायर पावर का बल्ब होगा, उतनी लाइट इंटेंसिटी इसकी ज्यादा होगी बेटे। ठीक है। खैर खैर खैर, नहीं, इट्स इजी। फोटॉन्स वाले ग्राफ आर एग्जैक्टली द सेम मेरा बेटा, जैसे हम लोगों ने अभी वाला करा है ना। ठीक है। अच्छा, अब देखो, हमें समझना क्या, फॉरगेट वट एवर किसी भी रेट का वो है। मुझे बस इतनी सी, ईशा मैं बता रहा हूँ, ईशा बेटे मुझे बस इतनी सी बात बताओ। हमारे पास इस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को 3 वेरिएबल्स अफेक्ट कर रहे हैं ना, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर और CO2 कंसेंट्रेशन। हमने थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रखी। फॉर एग्जांपल मैं इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे करवा रहा हूँ सारे एक्सपेरिमेंट को,
और 0.04% जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड उस पर करवा रहा हूँ, लेकिन मैं हर एक्सपेरिमेंट के साथ क्या चीज चेंज कर रहा हूं? लाइट इंटेंसिटी. So what I'm doing is I'm basically looking at the effect of light intensity on the rate of photosynthesis. Exactly, miss. Exactly, miss. साहब, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबके? अब मुझे एक बात ही बताओ. So you've read the statement, right? The variable on the x-axis remains a limiting factor until the what? Slope. हमारा स्लोप 0 वॉट से कितने वॉट्स तक बन रहा है मेरे बच्चों? 0 वॉट से कितने वॉट्स तक बन रहा है बच्चों? 5 वॉट. तो और मेरे पास एक्स एक्सिस पे कौन सा वाला वेरिएबल है? लाइट इंटेंसिटी. सो दिस लाइट इंटेंसिटी इज एक्टिंग एज अ लिमिटिंग फैक्टर फ्रॉम 0 वॉट अप टिल 5 वॉट. 5 वॉट के बाद मैं जितना भी लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर दूं, रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. दैट मीन्स एट दिस प्लेटू, light intensity, the variable on the x-axis, is no longer the limiting factor. Do we understand this? ईशा, अच्छा देखो, वाई मुझे बताओ. अगर मैं 5 वॉट के बाद जितना भी लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर दूं, क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे कोई फर्क पड़ रहा है? So if increasing the light is not increasing the rate of photosynthesis, is light the thing that is limiting it? मैं तो लाइट को तो इंक्रीज कर रहा हूं ना. आई एम इंक्रीजिंग द लाइट इंटेंसिटी. लेकिन क्या इन लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज होने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है? नहीं हो रहा. तो लाइट इंटेंसिटी अब फोटोसिंथेसिस के रेट के ऊपर अफेक्ट ही नहीं कर रही है. डू वी गेट दिस? तो अब इस प्लेटू के ऊपर वो वेरिएबल जो मेरे एक्स एक्सिस के अंदर था, इट इज नो लॉन्गर द लिमिटिंग फैक्टर. तो क्या लिमिटिंग फैक्टर होगा? दूसरे वाले वेरिएबल्स सच एज टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन. क्या पता टेम्परेचर इतना कम हो कि एंजाइम काम नहीं करे. क्या पता कि CO2 कंसेंट्रेशन इतनी कम हो कि भाई मेरे पास वाटर उससे रिएक्ट ही नहीं कर पाए. So at this point, other variables which were kept constant, what did we keep constant? Temperature and CO2. They will, CO2 and temperature. Very good, Aisha Beta. Very good, Aisha Beta. Is the limiting factor. Do we understand this? ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? गुड गुड. अब यही देखो, लॉजिक यही है, लॉजिक यही है, ठीक है. यूजिंग दिस लॉजिक, अब मुझे बताओ, मेरे पास सिर्फ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती, एंजाइम कंसंट्रेशन भी तो करती है कि कितना एंजाइम है. अगर एंजाइम कम हो, सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा हो, तो मेरे पास तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा ना. वही वाली एग्जांपल कि इफ आई हैव 10 चेयर्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन सिट ऑन दोस चेयर्स इज 10. बच्चे बाहर 50-100 खड़े हों, एट वन टाइम कितने लोग बैठ सकते हैं? 10. तो रेट के अंदर भी तो हम लोग ये देख रहे हैं ना, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है या कितना सबस्ट्रेट कम हो रहा है पर सेकंड, पर यूनिट टाइम. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस? सो नाउ, अब मुझे बताओ, कोई सभी, इट डज अगेन, इट डज नॉट हैव टू बी एंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस. किसी भी रिएक्शन के अंदर रेट वाले में, अगर जहां तक मेरे पास स्लोप होगा फ्रॉम दिस वेरिएबल और दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, what will be the limiting factor? The variable on the x-axis, which in our case is what? Substrate concentration. On the plateau, मैं substrate concentration जितना भी बढ़ा लूं, rate of reaction तो increase ही नहीं हो रहा, वो तो constant है. तो अब substrate concentration is not the limiting factor. What may be the limiting factor? Some other variable, which in our case right here is what? Enzyme concentration.
क्या पता अगर मैं एंजाइम ज्यादा कर दूं तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। क्या पता अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा कर दूं तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। मे बी दिस वॉज नॉट डन एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, दिस वॉज नॉट द ऑप्टिमम पीएच। डू वी अंडरस्टैंड दिस गाइस? All right. Uh, Mipsam, we can be sure. Let's say I carried this experiment out at optimum temperature and pH. मैंने वो constant रखा। अब अगर मैं टेम्परेचर या pH को alter करूंगा तो रेट तो कम होगा, because it's not going to be the optimum anymore, isn't it? So the only thing that you are left with is what? Enzyme concentration. क्योंकि और तो कोई चीज हमारे पास वाटर या फिर लाइट वो तो एंजाइम को अफेक्ट नहीं करती ना मेरा बच्चा। ऑल राइट, गुड इनफ, ओके। पीएच और टेम्परेचर हमने लेट्स से ऑप्टिमम रखा हुआ है इसके अंदर। बोथ द पीएच एंड द टेम्परेचर इज ऑप्टिमम मेरा बेटा। तो अगर ऑप्टिमम से मूव करोगे, यस दे कैन बी द लिमिटिंग फैक्टर एज वेल मिनाइल, इफ दे आर नॉट, इफ दे आर नॉट ऑप्टिमम। ठीक है, डू वी गेट दिस? ये वाली बात समझ में आ गई सबके? तो इफ नॉट 100%, एक लिमिटिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट बन गया कि इफ वी हैव टू यूज द लिमिटिंग फैक्टर समवेयर एल्स, वी कैन स्टिल यूज दैट, राइट? Okay, good enough. Good enough. So we do not need this anymore. Okay, now we move towards the next factor that affects the rate of not photosynthesis, enzyme reaction. And that's an easy one. It's the temperature. Now, whenever we talk about temperature, temperature usually results in kinetic energy. अब वही वाली बात है कि जितने स्लोली एंजाइम और सबस्ट्रेट मूव कर रहे होंगे, the slower the chances of them colliding together. But if they're moving very fast, they are, the chance of them colliding will increase in a particular time, right? तो हमने कहा कि भाई let's write it down first. An increase in temperature increases the kinetic energy between substrates, or either kinetic energy of substrates and enzymes, right? Causing the substrates to attach on the active sites more या फिर faster, producing more products per unit time, increasing the rate of reaction. Until what? Until the optimum temperature is reached. यहाँ भी एक कैच है, ठीक है? वो कैच क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। हाँ, temperature is will always be, even in this case, Mipsam, it will always be directly proportional to kinetic energy, even if the enzymes denature. मैं बताता हूँ, give me a minute. Until the optimum temperature is reached, after which the enzymes denature. ठीक है? अच्छा, before we talk about this ग्राफ बनाएंगे, इससे पहले हम लोग एक बात ये कर लेते हैं कि भाई ये डीनेचरेशन क्या होता है। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड डीनेचरेशन?
What is denaturation? Denaturation क्या होता है? Anyone? It's a damage. What kind of damage? Active site is no longer complementary. Enzymes won't work. Active site is damaged. Shape of the enzyme changes. Anything else? The shape changes. Shape of what, Aisha बेटे? किस चीज का शेप चेंज होता है चंदा? Enzymes का. Now, सही, none of you are wrong. None of you are wrong. Enzymes will no longer be useful. ठीक है, none of you are wrong. लेकिन मसला ये है कि we cannot limit denaturation only to enzymes. Let me give you an example. Let me give you an example. मेरे जो बाल है ना, my hair, they made up of keratin, right? Keratin is a protein. As a kid, मैं क्या करता था? कभी कभार कैंडल जल रही होती थी ना. Even right now, if you would, I usually put some scented candles around the house. तो कैंडल जल रही होगी, and if I would find a strand of hair, तो मैं क्या करूंगा, उस कैंडल के ऊपर रखूंगा. अगर मैं यही चीज हेयर के बजाय पेपर के साथ कर रहा होता, the paper would turn into ash. Hairs do not turn into ash. अगर कभी भी अपना बाल निकालना, कभी किसी फ्लेम के ऊपर रखना, what's gonna happen is, what happens is, जो हेयर की पतली सी स्ट्रैंड होगी ना, वो क्रम्पल अप होती जा रही होगी. राइट, कभी करना. Let me give you another easier example. We've all seen eggs, right? We've all of us have cracked an egg. So जो egg whites होती है हमारे पास, उनका state क्या होता है? What's the state of those egg whites? Are they liquid or are they solid? They're liquid. Egg whites हमारे पास जो होती हैं, they're what? They're liquid. ठीक है? Excuse me. Egg whites, नहीं, egg whites अगर मैं अंडे से निकालूं तो वो liquid होगा ना मेरा बच्चा. Solid कैसे होगा ज़रा? If I'm going to crack an egg, right? So उसका जो egg white होता है, वो तो liquid होता है. It's a jelly-like liquid. It's in raw egg. Raw egg. I'm talking about a raw egg. I'm not talking about a boiled egg. ठीक है? Egg whites are pure protein. Albumin. हमारे blood के अंदर भी ये प्रोटीन होता है. उस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? Albumin. अगर मैं एक raw egg में से egg whites को frying pan के ऊपर डालूंगा, what's gonna and if I would give it heat, what's gonna happen to it? वो अपना स्टेट अब लिक्विड से किस में चेंज करेगी? गैस खराब अंडों में होती है. खैर, it's going to change from liquid to solid. ठीक है? Now, even if it cools down, will it remain solid or will it convert back into liquid state? It will remain solid. Very good. Very good. तो denaturation बेटे सिर्फ enzymes तक limited नहीं है. It's true for all proteins. Whenever proteins are going to lose their structure irreversibly, when the proteins cannot, when they lose their structure permanently एक तरीके से, they are said to be denatured. सारे proteins denature होते हैं. ठीक है? तो हम कहते हैं, what is denaturation? Please do not, stick it to enzymes. हम इसको enzyme से relate करेंगे. Don't worry about it. हमने कहा denaturation is the irreversible loss of किसका structure बेटे लोग? Protein structure. ठीक है? Right? Exactly. Now, फिर हमने बताया, if an enzyme denatures, the active site loses its specific shape and the substrate can no longer bind to it.
ठीक है, अब यही चीज हम थ्रू अ ग्राफ देख लेते हैं। अब लेट्स से हमने वही वाला ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने रखा रेट ऑफ रिएक्शन in mole per dm cube per second. On the y-axis, we kept temperature in what? In degrees Celsius. मैं बता रहा हूँ बेटा। ये 0, ये 10, 20, 30, 40, 50 and it's 60, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि as the temperature is increasing, the rate of enzyme reaction is also increasing. लेकिन एक टेम्परेचर के बाद, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, मैं जितना भी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है until it becomes what? 0. All right. दूसरी चीज, there is a particular temperature where the enzyme is working the best, 30 degrees Celsius in our case. Right? 30 degrees. So we're coming to that. We're coming to that. Don't worry. Don't worry. We're coming to that. ठीक है? 30 degrees Celsius in our case, according to this graph. Right? तो एक बात याद रखिएगा, this right here is what is the optimum temperature. Now, what is optimum temperature? The temperature at which enzymes work what? Work best, where they have the highest rate of reaction. ये constant नहीं है. It's not 37 or 40 degrees Celsius. 37 degrees Celsius मेरी body का temperature है. For most mammalian enzymes, the optimum temperature is 40 degrees Celsius. So for most mammalian enzyme, it's 40 degrees Celsius. ठीक है? लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर कैन गो एज हाई एज 90 डिग्री सेल्सियस. So this depends on organism to organism, from an enzyme to enzyme. ये डिफाइंड नहीं है. हाँ, अगर हम लोग सिर्फ ममेलियन एंजाइम्स के बारे में बात करें, वो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बेटा. एग्जाम के अंदर कभी वो तुम्हें दो एंजाइम बना के देते हैं, वो एक ऐसा एंजाइम बना के दें और एक ऐसा एंजाइम बना के दें, और बोले कि अच्छा भाई, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर्स फॉर एंजाइम ए एंड बी. सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड, वी आर नॉट गोइंग टू राइट ऑन 40 डिग्री सेल्सियस. हम देखेंगे कौन सा वाला टेम्परेचर पीक के ऊपर आ रहा है. मैंने कहा फॉर एंजाइम ए द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, फॉर एंजाइम बी द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 55 डिग्री सेल्सियस. सो दिस कैन चेंज फ्रॉम एंजाइम टू एंजाइम, ये बात याद रखिएगा. लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर होता क्या है? इट्स नॉट 40 डिग्री सेल्सियस, इट इज द टेम्परेचर at which the rate of reaction of the enzyme is the highest, at which the enzyme is working the best. No, honey, we're not done with the test. Do we all get this? ये वाली बात समझ में आ रही है मेरे बेटे लोग? ओके. अब बेसिकली हो क्या रहा है, मेरे पास एक एंजाइम था जो कि कुछ इस तरीके का दिखता था, राइट? सो द सबस्ट्रेट्स were able to bind onto the active site. लेकिन आफ्टर डीनेचरेशन उस एंजाइम का शेप ही चेंज हो गया. इस तरीके का हो, क्या ये वाला सबस्ट्रेट इसकी एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा? अब कॉम्प्लीमेंटेशन ही नहीं रही. दिस इज व्हाई द एंजाइम स्टॉप वर्किंग व्हेन दे आर डीनेचर्ड. लेकिन एक और चीज देखो, मैंने कहा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है, तो क्या 30 डिग्री सेल्सियस के फौरन बाद एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे? नहीं. 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन कम है कंपेयर टू 30,
लेकिन कुछ ना कुछ है। एट 50 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन कम है, लेकिन है। 60 पे रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास जीरो आ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो कहने का मकसद क्या हुआ? एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मेरे पास डीनेचरेशन पूरी नहीं हुई, कुछ एंजाइम डीनेचर हो गए। तो मैंने कह दिया भाई दे आर, इट इज पार्शियल डीनेचरेशन। लेकिन 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सारे के सारे एंजाइम डीनेचर हो गए, क्योंकि रेट जीरो आ रहा है। तो मैंने कहा भाई 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एंजाइम्स कैसे डीनेचर हो गए? कंप्लीटली डीनेचर्ड हो गए। तो ये कंप्लीट डीनेचरेशन हो गई है। इसको दोबारा देखो बेटे लोग। If I have a pot full of water and if I keep it exactly at 100 degrees Celsius, will all the water molecules boil or convert into gas at the same time? नहीं। पहले वो वाले होंगे जिनको हीट सबसे ज्यादा मिल रही है, फिर वो वाले होंगे जो बाद में हीट एक्यूमुलेट कर रहे हैं, राइट? इसी तरीके से 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 50 के ऊपर, 55 के ऊपर सारे एंजाइम डीनेचर नहीं होंगे, थोड़े बहुत हो जाएंगे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से होते रहेंगे। हाँ, 60 डिग्री सेल्सियस इतना ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, जिससे हमारे पास सारे के सारे एंजाइम्स डिनेचर हो रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? ये वाली बात समझ में आ रही है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? कोई मसला? ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन नाउ। So this was the effect of temperature on the rate of enzyme reaction. अब एक आखिरी चीज पढ़ते हैं हम लोग, आखिरी चीज तो नहीं, खैर फैक्टर। Yes, we'll tell you why. The third factor that we have is pH, right? Let's write it down first and then we'll talk about it. अच्छा, तो हम लोगों ने कहा कि भाई what pH के बारे में हम लोग क्या कहें? So pH का P स्मॉल होता है। खैर, so how does the pH affect the rate of enzyme reaction? हम लोगों ने कहा कि भाई different enzymes work best at different pH. The pH at which enzymes work the best is optimum pH। और आखिरी चीज बता देंगे हम लोग, extremes of pH denature enzymes। अब let's forget everything, हम बात ये करते हैं कि सर what even is a pH? pH होता क्या है? So can anyone tell me what a pH is? No, they don't have to denature in every reaction, better. All right. हाँ जी, so what is pH? Potential power of hydrogen होता क्या है? मतलब how do we understand it? Very good, Manahil, very good. pH is basically a scale which we use to measure the acidity or alkalinity or if the substance is neutral. ठीक है? तो अगर हम एक pH scale बनाएं, हम we are going to start it from one. We are going to, or alkalinity or neutrality. ठीक है? We're going to start from one.
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then comes 7 right in the middle, right? If you're going to go beyond 7, so we go towards all the way towards 14. ठीक है? अच्छा. So anything, if you're going to go below 7 all the way towards 1, what would increase? Acidity. And if you're going to go beyond 7 all the way towards 14, what's going to increase? Alkalinity. आप मुझे एक छोटी सी चीज ये बताओ, what is alkalinity and what is acidity? So acidity, very good Manahil, very good Maqsam. मारूफ बस थोड़ा सा ऑफ हो गया है. अच्छा अच्छा अच्छा. अब देखो, एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी इज सिंपली द concentration of, as Mipsam said and as Maruk said, sir, the concentration of hydrogen ions. All right. So what is acidity? The concentration of hydrogen ions. The more the concentration of hydrogen ions, the more the acidity is going to be. इसको सुनिएगा. मैंने कहा there are more hydrogen ions at pH 3 compared to pH 5, but there are less hydrogen ions at pH 3 compared to pH 2 and 1, right? Similarly, alkalinity is the concentration of hydroxide ions. Alkalinity is the concentration of hydroxide ions. जितना हम लोग 7 से 14 की तरफ जाएंगे, उतना ही हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होंगे. बेहतर नहीं, वो ज्यादा होगा. एसिड या एल्कली ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन स्ट्रांग होगी एक तरीके से. ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. अब एक चीज देखिए, देन व्हाई इज pH 7 कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल? व्हाई इज इट न्यूट्रल? न्यूट्रल का मतलब क्या है? ना वो एसिडिक है, ना वो एल्कलाइन है. ठीक है, क्यों? at pH 7, at pH 7, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसेंट्रेशन सेम हो जाती है. हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसेंट्रेशन सेम हो जाती है. तो व्हाट हैपेंस इज बोथ ऑफ देम रिएक्ट टुगेदर, प्रोड्यूसिंग व्हाट? वाटर. अब क्योंकि मेरे पास जितने भी हाइड्रोजन आयंस थे, वो सारे के सारे हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट कर गए. अब मेरे पास ना हाइड्रोजन आयंस बचे ना हाइड्रोक्साइड आयंस बचे, बिकॉज दे आर बोथ रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म वाटर. Since I have no hydrogen ions, since I have no hydroxide ions, there is no acidity or alkalinity at pH 7. Do we understand this, guys? ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? Okay, good enough, good enough. ठीक है. अब now let's link this up with enzymes. So हमने कहा कि भाई at different pHs, what will be the different rates of different enzymes? ठीक है. अच्छा, अब एक चीज देखिए. In my body, I have 3 different regions with 3 different pHs: the mouth, the stomach, the small intestines. Right? In the mouth, the pH is neutral. Now, we have an enzyme that works best in the mouth. It does not work in the stomach. It does not work in the, let's say, the small intestine. Amylase, right? Salivary amylase, to be more specific. अब उसका ग्राफ हमारे पास किस तरीके से बनता है? उसका ग्राफ हमारे पास कुछ यूं बनता है.
ठीक है। सो दिस राइट हियर इज द ग्राफ फॉर सेलेवरी एमिलेस। इसका ऑप्टिमम पीएच क्या हो गया? 7। ठीक है। It's not going to work at pH 3 or below. It's not going to work at pH 11 or beyond. हाँ, क्या वो pH 5 पे काम कर सकता है? कर सकता है, लेकिन उसका रेट कम होगा। क्या वो pH 10 पे काम कर सकता है? कर सकता है, लेकिन उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, बिकॉज इट विल स्टार्ट टू डीनेचर। ज्यादा एसिडिक, ज्यादा एल्कलाइन मीडियम के अंदर वो क्या हो जाएगा? डीनेचर। लेकिन इफ आई गो डाउन फ्रॉम माउथ टू माई स्टमक, HCl प्रेजेंट है। अब वहां मेरे पास एक एंजाइम है, पेप्सिन, राइट। अब पेप्सिन का ग्राफ कैसे बनता है? पेप्सिन का ग्राफ कुछ यूं बनता है, राइट। सो दिस इज द ग्राफ फॉर द एंजाइम पेप्सिन दैट इज प्रेजेंट इन माय स्टमक। इसका ऑप्टिमम पीएच क्या आ गया? 2 आ गया। ओके, सो नीड टू फिक्स माय ग्राफ अ बिट, राइट। क्या वो पीएच 1 पे काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। पीएच 3 पे भी काम कर रहा है, 4 पे भी कर रहा है, 5 पे भी कर रहा है। लेकिन बियॉन्ड 6 वो क्या हो रहा है? डीनेचर हो रहा है। ठीक है। इंटेस्टिन में ट्रिप्सिन भी होता है। एक और ले लेते हैं इंटेस्टिन के अंदर। So we have an enzyme in the intestine called as lipase. Lipase का ग्राफ कुछ यूं बनता है, right? So this is the graph for the enzyme lipase. So lipase is acting best, even trypsin is working best at pH 12 alkaline medium के अंदर। ठीक है। अगर उसको न्यूट्रलिटी की तरफ लेके जाओगे, उसका रेट वो कंप्लीटली डिनेचर हो जाएगा। मेक सेंस गाइस? So different enzymes that we have in our body have different pHs where they work at. Do we get this? यहाँ तक कोई मसला मेरे बच्चों? तो हम इसको दूसरा लेबल भी कर देते हैं, ऑप्टिमम पीएचएस को। ऑलराइट, ओके, गुड इनफ, गुड इनफ। सो दिस प्रीटी मच कंक्लूड्स आवर एंजाइम्स। बस एक छोटी सी चीज बिफोर वी start off with the next chapter. One thing that I would want my students to know before, क्योंकि when we'll talk about biological molecules and digestion, so we'll be needing to learn, memorize some of the enzymes. So, let's list them down first, ताकि एक बार सुन लोगे तो वो याद रह जाएगा। ठीक है। Now, so what the last thing that we're going to do with this topic is we're going to talk about few important enzymes। ठीक है। अब हमारी स्कीम क्या होगी, जिस तरीके से हम लोग लिखेंगे, we are going to talk about the substrate first. We'll be writing the enzyme or the name of the enzyme on the arrow, and we'll also know what products or product it forms. Okay. Let's start off with the enzymes that break down proteins. Proteins के लिए हमारे पास दो enzymes होते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। हम उन दोनों को collectively क्या कहते हैं? प्रोटीएजेस। वो एंजाइम, जी मेरा बेटा, जी मिनाइल बेटा, प्रोटीएज, सॉरी, proteins are broken down by proteases to give rise to amino acids. ठीक है। ओके, वेरी गुड मैम। फिर दूसरा एंजाइम हमारे पास लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए होता है, लिपिड्स और फैट्स को। दैट्स लाइपेज। ठीक है।
Lipase breaks down lipids into one molecule of glycerol and 3 molecules of fatty acids. Very good मुफ्साब. फिर हमारे पास एंजाइम्स आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. सबसे पहला एंजाइम हमारे पास किसको ब्रेक डाउन करेगा? स्टार्च को. नहीं तनीषा, if he's answering, I'm not going to stop him. Enzyme amylase, right? Amylase, starch is broken down in by amylase into maltose, right? फिर हमारे पास 3 डाइसैकेराइड्स होती हैं. कौन कौन सी? माल्टोस, सुक्रोस and lactose. No, it's better that you do it here. Private message के लिए मुझे फिर विंडो का टैब चेंज करना पड़ता है. It's easier for me to see it here. ठीक है. We don't have to worry about anyone else. अच्छा जी. Maltose is broken down by the enzyme maltase. Sucrose will be broken down by the enzyme sucrase, and lactose will be broken down by the enzyme lactase. All right. Mm, है. Maltose will be broken down to give you glucose. Sucrase is going to be broken down. या ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन this amylase works in अगर वो माउथ में होगा तो it's going to work in as neutral conditions, and the intestine is going to be it's going to be working in alkaline conditions. All three of them works in alkaline conditions. Maltose will be further broken down. Maltose disaccharide, yes, vitamin beta. Sucrose is broken down to give us glucose and another monosaccharide, fructose, while lactose breaks down glucose is broken down by lactase into glucose and galactose. Very good, very good. ठीक है. So these were a few important enzymes that we're supposed to discuss. So we're done with this topic, enzymes. Hopefully we may start off with the past papers in the next class, or of this chapter. We'll start with the past papers of enzymes in the next chapter. थोड़ा सा मजे का. So I hope you guys have a good day.